ये पिछले महीने की फोटो है वुहान सिटी सेंटर हॉस्पिटल की, जहां डॉक्टर्स किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो अपने रिस्पेक्ट ली वेनलियांग को दे रहे हैं, उनके साथी डॉक्टर को, जिनकी मृत्यु कोविड-19 से हुई थी। पर कई चाइनीज इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि दिसंबर 2019 में वेनलियांग ने अपने साथी डॉक्टर्स को एक वार्निंग दी थी कि उनको ऐसे वायरस के बारे में पता चला है जो सार्स की तरह दिखता है, एक दूसरा कोरोना वायरस, जिसकी वजह से करीब 1000 लोगों की मौत हो गई थी 2003 में। पर जनवरी 2020 में वेनलियांग को मेडिकल ऑफिशियल्स और पुलिस ने बुलाया था और एक स्टेटमेंट लिखने के लिए मजबूर किया था, जहां उन्होंने ये कहा था कि ये इन्फॉर्मेशन नए वायरस के बारे में एक इलीगल अफवाह है। और इसी वजह से कई चाइनीज लोग गुस्से में थे, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी अथॉरिटीज ने इन्फॉर्मेशन छिपा के कई लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। और ये जो लड़ाई होती है सीक्रेसी और ट्रूथ के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है किसी भी डिजीज आउटब्रेक के मामले में। और चाइना में स्पेशली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उधर की सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ये मैसेज नहीं भेजना चाहती कि वो किसी भी सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं है। जबकि इंडिया में एक दूसरी लड़ाई चल रही है, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ। इंडिया में नए केसेस आने के बाद ऐसा मानो कि व्हाट्सएप पर एक्टिविटी बढ़ गई है। ये मैसेज कई ग्रुप्स में सर्कुलेट किया जा रहा है, जहां वो कई चीजों के अलावा ये कहता है कि गर्म पानी में नींबू डालने से इस चीज का इलाज किया जा सकता है। पर इसको किसी भी रिसर्च ने प्रूव नहीं किया है और एक कॉमन फेक मैसेज है। दूसरी बात, ये मैसेज लिखा गया है लैला अहमदी ने चाइना से ज़ेनजियांग यूनिवर्सिटी से, पर ज़ेनजियांग चाइना में नहीं बल्कि ईरान में है। एक और वायरल वीडियो ने ये दावा किया था कि चाइना 25,000 लोगों को मारने जा रहा है इस वायरस को नियंत्रण में लाने के लिए। पर ये जो वीडियो होता है इस मैसेज में, वो एक्चुअली एक दूसरे इंसिडेंट का है और इसको कई न्यूज वेबसाइट्स ने भी खारिज किया है। इंडियन पॉलिटिशियंस भी अपने आइडिया दे रहे हैं इस वायरस से लड़ने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि योगा इस वायरस से लड़ सकता है, जबकि बीजेपी एमएलए जो असम से, उन्होंने ये कहा था कि गौमूत्र और गोबर भी इस चीज से लड़ सकता है। हिंदू महासभा के तो प्लान्स भी है गौमूत्र पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब ये हो सकता है कि ये सारी चीजें सच हैं, पर कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है हमारे पास इन चीजों को प्रूव करने के लिए। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में करीब 3000 लोगों की मौत हो गई है और करीब 1 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं, जिनमें से आज की तारीख के हिसाब से 34 लोग इंडिया में हैं। ग्लोबल इकोनॉमी ने एक बहुत बड़ा हिट लिया है, इवन बॉन्ड मूवी की रिलीज भी डिलेड हो गई है। दिल्ली में स्कूल्स शट हैं और पीएम मोदी को अपनी बेल्जियम की ट्रिप भी कैंसिल करनी पड़ी। इसलिए इस वीडियो में हम 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है, इंक्लूडिंग कि आप इस डिजीज़ के बारे में क्या कर सकते हैं। इस वायरस को नोवेल कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 बुलाया जाता है। कोरोना वायरस कोई एक्चुअली एक तरीके का वायरस नहीं है, बल्कि कई तरीके के वायरस हैं जो हमारी लंग्स को इफेक्ट करते हैं और हमें रेस्पिरेटरी डिजीज दे देते हैं। ये वायरस हमारी लंग सेल्स के सरफेस पर जो प्रोटीन्स होते हैं उधर जमा हो जाते हैं और हमारे लंग टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। इस वायरस को कोविड-19 बुलाया जाता है क्योंकि ये हमने 2019 में डिस्कवर किया था। और इसको वुहान वायरस भी बुलाया जाता है क्योंकि इसका ओरिजिन वुहान की एक मार्केट में था, जहां से वो कई और जगहों में स्प्रेड हो गया। ये मैप दिखाता है कि कितने पैसेंजर्स वुहान से दूसरे शहरों में ट्रैवल करते हैं चाइना में। जितना बड़ा सर्कल है उसका मतलब ये है कि ज्यादा पैसेंजर्स फ्लाई करते हैं। और ये मैप दिखाता है कि वुहान से दूसरे देशों में कितने लोग फ्लाई करते हैं। और इस कनेक्टिविटी की वजह से ही ये डिजीज एक ग्लोबल डिजीज बन गई। खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत 3 सिम्टम्स है कोविड-19 के, और इस डिजीज के 3 डिफरेंट लेवल्स भी हैं, माइल्ड, सिवियर और क्रिटिकल। चाइना के केसेस की एनालिसिस के हिसाब से 81% ऑफ द केसेस माइल्ड होते हैं, 14% सिवियर और 5% क्रिटिकल। क्रिटिकल या फिर सिवियर केसेस में पेशेंट्स को निमोनिया हो सकता है, पर माइल्ड केसेस में पेशेंट को नॉर्मल सर्दी जुकाम ही हो सकता है। और क्योंकि ज़्यादातर केसेस माइल्ड है, इसलिए हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर क्योंकि ये वायरस माइल्ड केसेस में सर्दी जुकाम की तरह ही लगता है, इसलिए इसकी डिटेक्शन भी और डिफिकल्ट हो जाती है। हर डिजीज का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन का है, जिसका ये मतलब है कि अगर आपके पास ये वायरस है तो 2 से 14 दिन बाद आप सिम्टम्स दिखाओगे बुखार या फिर खांसी के, जिससे लोगों को ये पता चलेगा कि आपके पास ये वायरस है। जिन डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है उनके लिए डिटेक्शन और भी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि लंबे टाइम तक लोगों को पता ही नहीं चलता कि किसके पास ये वायरस है या किसके पास ये नहीं है। और उस पीरियड के दौरान आप ये वायरस दूसरे लोगों को दे सकते हो, इसके बावजूद कि आप कोई सिम्टम नहीं दिखा रहे इस डिजीज के। इसके अलावा कोविड-19 में एक और कॉम्प्लिकेशन है कि कुछ लोगों के पास वायरस तो होता है पर वो खुद बीमार नहीं पड़ते, बल्कि दूसरों को वो बीमारी दे सकते हैं।
ऐसे पेशेंट्स को एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स कहा जाता है। जैसे चाइना में केस हुआ था जहाँ एक महिला एक परिवार को विजिट कर रही थी और वो परिवार के 5 सदस्यों को वायरस हो गया था, पर महिला खुद बीमार नहीं थी। अभी अथॉरिटीज उन लोगों को ही अलग कर रही है जो कुछ सिम्टम्स दिखाते हैं, पर ऐसे लोग जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो तो चेक ही नहीं होंगे किसी अथॉरिटीज से। वो लोग जो 65 साल से ऊपर है उनको सबसे ज्यादा खतरा है कोविड-19 से, क्योंकि ज्यादा चांसेस है कि वो पहले से ही किसी डिजीज से लड़ रहे हैं और उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, यानी उनकी बॉडी की क्षमता किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए बहुत कमजोर है। हम देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग जिनकी मृत्यु हुई है चाइना में वो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, जबकि लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बच्चों को इस कोविड-19 से इतना असर नहीं पड़ता। WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से बच्चों को बहुत रेयरली ऐसी डिजीज मिल रही है और जब मिलती भी है तो बहुत माइल्ड वर्जन मिलता है। अभी तक 9 साल से कम की उम्र के किसी भी बच्चे की डेथ नहीं हुई है और बस 2.5% ऑफ द टोटल केसेस 19 साल से कम उम्र के लोगों के हैं। किसी भी डिजीज आउटब्रेक का कितना बड़ा स्केल होता है वो उस चीज पर डिपेंड करता है कि ये डिजीज कितनी इजीली स्प्रेड कर सकती है। अब जो कोविड-19 है वो स्प्रेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से करती है, यानी कि जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन बात करता है या फिर खांसता है तो ये ड्रॉपलेट्स हवा में आ जाती हैं, पर कुछ ही फीट बाद ये ड्रॉपलेट्स फिर जमीन पर गिर जाती हैं। इसीलिए अगर आप कुछ फीट दूर ही हो एक इन्फेक्टेड पर्सन से तो आपको कोविड-19 मिल सकता है बस सांस लेने से ही। लेकिन अगर आप कोविड-19 को मीजल्स, टीबी या फिर चिकन पॉक्स से कंपेयर करोगे तो उनके वायरल ड्रॉपलेट्स करीब 100 फीट तक ट्रैवल कर सकते थे। पर कोविड-19 हेपेटाइटिस या फिर HIV से ज्यादा आसान है किसी को मिलना, क्योंकि हेपेटाइटिस और HIV के लिए बॉडीली फ्लूइड से डायरेक्ट कांटेक्ट होने की जरूरत होती है। हर डिजीज का एक बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर होता है जिसको R0 भी बोला जाता है। इसका ये मतलब होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन कितने और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अभी रिसर्च बहुत इनिशियल स्टेजेस पर है, पर कोविड-19 का R0 है करीब 2.7। ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स का ग्राफिक है जो ये दिखाता है कि अगर पहले साइकिल में 5 लोगों को कोविड-19 हुआ है तो दूसरे साइकिल में ये 18 हो जाएगा, तीसरे में 52, चौथे में 140 और फिफ्थ में 368। जबकि अगर हम कोविड-19 को कॉमन फ्लू या फिर नॉर्मल सर्दी जुकाम से कंपेयर करेंगे तो फिफ्थ साइकिल में बस कॉमन फ्लू 45 लोगों को ही होएगा। ये हमें दिखाता है कि कितना डिफरेंस है ट्रांसमिशन में कोविड-19 और नॉर्मल सर्दी जुकाम में। कोई भी डिजीज कितनी डेंजरस है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है, कि वो कितनी इजीली स्प्रेड करती है, जिसके बारे में हमने पिछले पार्ट में बात करी थी, और उसकी फेटालिटी रेट क्या है, यानी कि कितने लोग जिनको वो डिजीज मिलेगी उनकी उस डिजीज से मौत हो जाएगी। कोविड-19 के बारे में अभी फेटालिटी रेट के एस्टिमेट्स बहुत नए हैं। मुश्किल ये है क्योंकि हमें ये तो पता है कि कितने लोगों की मौत हुई है कोविड-19 से, पर कई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको बहुत माइल्ड केस हुआ था और वो घर में ही बैठे रहे और किसी डॉक्टर के पास गए नहीं। हमारे पास उन लोगों का डेटा है ही नहीं, पर ऐसा ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने भी कहा था। लेटेस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से कोविड-19 की फेटालिटी रेट है 1%, यानी कि अगर 100 लोगों को ये वायरस हुआ है तो उनमें से 1 की मौत हो जाएगी इससे। ये डिजीजेस का एक ग्राफ है। वो डिजीज जो ज्यादा राइट में है उसका ये मतलब है कि वो ज्यादा इजीली स्प्रेड करती है, और वो डिजीज जो ज्यादा ऊपर की तरफ है उसका ये मतलब है कि वो ज्यादा डेडली है, यानी कि उसकी फेटालिटी रेट ज्यादा है। क्योंकि अभी पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है कोविड-19 के बारे में, इसीलिए ये कोविड-19 इस बॉक्स में कहीं भी हो सकता है। इसका ये मतलब है कि वो साधारण सर्दी जुकाम से ज्यादा इजीली स्प्रेड करता है, पर इबोला या फिर सार्स के कंपैरिजन से कम डेडली है। क्योंकि ये डिजीज चाइना में स्टार्ट हुई थी, इस वजह से ज्यादातर केसेस चाइना में है, पर धीरे धीरे ये डिजीज लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से दूसरे देशों में स्प्रेड हो रही है, इंक्लूडिंग US। दिल्ली के नए केसेस अब चाइना से नहीं बल्कि बाहर से आ रहे हैं। 24 फरवरी को ईरान के डेप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि उधर की सिचुएशन कंट्रोल में है। अगले ही दिन उनको वायरस हो गया। इंडिया में 34 केसेस हैं, पर ज्यादातर केसेस इटालियन टूरिस्ट से हैं और अभी तक कोई भी डेथ नहीं हुई है, पर ये सिचुएशन जल्दी ही बदल सकती है। आपको ये वायरस मिल सकता है अगर आप उन एरियाज में जाओगे जहाँ इस वायरस की होने की संभावना ज़्यादा है, या फिर उन लोगों से मिलोगे जो या तो इन्फेक्टेड है या फिर उन लोगों के कांटेक्ट में थे जो इन्फेक्टेड है। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं, इसलिए ट्रैवल एडवाइजरीज दी गई हैं कि आप उन देशों या उन एरियाज में ना जाएं जहाँ ये वायरस फैला हुआ है।
और ये भी बोला गया है कि आप क्राउडेड एरियाज में ना जाएं क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके पास वायरस है और किसके पास नहीं। इसी वजह से कई स्पोर्टिंग इवेंट्स जैसे ओलंपिक्स या फिर प्रीमियर लीग के मैचेस या तो क्लोज डोर्स जा रहे हैं, यानी कि उधर स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे, या फिर पोस्टपोन होने की बात हो रही है। क्योंकि हम अपने आप को अपने घर में बंद नहीं रख सकते, इसलिए हम कई प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं ये देखने के लिए कि हमें ये वायरस ना मिले। अब हमें पता है कि ये वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन बोलता है, खांसता है या फिर कोई चीज़ छूता है जिसको हम भी छू लेते हैं। जैसे हांगकांग की एक स्टडी के हिसाब से जब कई इन्फेक्टेड लोग एक बुद्धिस्ट टेम्पल गए थे, रिसर्चर्स ने ये देखा था कि कुछ चीज़ें जो उन्होंने छुई जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उनमें भी कोरोना वायरस पाया गया। इसलिए अपने हाथ साफ रखना साबुन से या फिर किसी सैनिटाइजर से सबसे ज़रूरी चीज़ है ये देखने के लिए कि आपको ये वायरस ना मिले। हमें अपने हाथ मलने चाहिए एक साबुन से करीब 20 सेकंड तक, ये एडवाइजरीज दी गई है। और हमें ये भी देखना चाहिए कि हम अपने फेशियल म्यूकस मेम्ब्रेन्स को छुए ना, यानी कि फेस, आइज या फिर मेम्ब्रेन्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें एंट्री पॉइंट्स होते हैं किसी भी वायरस के लिए हमारी बॉडी में। अब ये करना बहुत मुश्किल है। एक स्टडी के हिसाब से एक आम आदमी 1 घंटे में करीब 23 बार अपना चेहरा छूता है। कई लोग फेस मास्क भी खरीद रहे हैं, पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि फेस मास्क प्रिवेंट करता है कि हमें ये वायरस ना मिले। फेस मास्क तब काम आता है जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी पब्लिक एरिया में घूम रहा है, तो उनके लिए फेस मास्क ज़रूरी है, पर रेसिपिएंट के लिए ज़रूरी है या नहीं, इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि जब गर्मियाँ आएंगी तो ये वायरस कम हो जाएगा क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, पर उसके लिए भी कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया है। इंडिया की आयुष मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक होम्योपैथिक ड्रग कोविड-19 के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, पर अपनी गाइडलाइन में वो कोई भी एविडेंस या फिर रिसर्च स्टडी साइट नहीं करते हैं ये प्रूव करने के लिए। इस डिजीज़ का अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं पाया गया है, ना ही कोई ड्रग है, ना ही कोई वैक्सीन है। इसलिए अगर कोई भी पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में तो कोई ड्रग नहीं दिया जाता उनको, बल्कि वो नॉर्मल फ्लू की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि उनको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और कुछ दवाइयाँ देते हैं दर्द और बुखार कम करने के लिए, और उनको फ्लूइड्स देते रहते हैं ताकि उनकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। क्योंकि इस डिजीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स किसी भी पेशेंट की बॉडी को ज़्यादा सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं ताकि वो इस वायरस से खुद ब खुद लड़ सकें। इसी वजह से वो लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है वो इस डिजीज़ से इतना लड़ नहीं पाते। सारी सरकारों के कोविड-19 के रिलेशन में 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस डिजीज़ की ट्रीटमेंट को ढूंढना और इसके ट्रांसमिशन को रोकना। अब पहली चीज़ के लिए फार्मा कंपनीज एक ड्रग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ के लिए सरकारें एजुकेट कर रही हैं लोगों को कि वो अपने हाथ साफ रखें, इन्फेक्टेड लोगों को क्वारंटीन कर रहे हैं और पब्लिक गैदरिंग्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब 2003 में सार्स हुआ था तो ग्लोबल हेल्थ अथॉरिटीज़ इन्फेक्टेड लोगों को आइसोलेट करके और आम जनता को एजुकेट करके उसके R0 को 3 से 0.4 तक लेकर आ गए थे और सार्स पर उन्होंने काबू पा लिया था, और ऐसी ही कोशिश वो करेंगे नोवेल कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 के साथ। पर हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारी दुनिया से कोविड-19 को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। कई देशों ने कई पॉलिसीज़ क्रिएट करी है इसको कंट्रोल करने के लिए, पर जैसे एक एक्सपर्ट ने कहा, इन पॉलिसीज़ के बावजूद उसको शायद ही एलिमिनेट किया जा सकता है। ये वायरस अब हमारी दुनिया में रहेगा, और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती इसके खिलाफ, हमारी सरकारों को अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा इस पर काबू लाने के लिए। इसके अलावा हम कई और चीज़ें भी कर सकते हैं कि भविष्य में सेम सिचुएशन रिपीट ना हो। इनमें से एक है कि चाइना को वाइल्ड लाइफ ट्रेड को बैन करना होगा। कई डिजीज़ें जो ह्यूमन पॉपुलेशन को मिलती हैं वो जानवरों से आती हैं, जैसे मर्स आया था कैमल से, सार्स सिविट कैट से, इबोला बैट से, बर्ड फ्लू बर्ड से, स्वाइन फ्लू पिग से, और कोविड-19 शायद आया था बैट्स और पैंगोलिन से। जानवरों में करोड़ों टाइप के वायरस होते हैं, पर हर वायरस ह्यूमन पॉपुलेशन में नहीं आता, क्योंकि लक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। ऐसा कैसे? हम H1N1 का केस देख सकते हैं। H1N1 स्टार्ट हुआ था करीब 1918 में यूएस में एक फार्म में, जिसमें एक चिकन, एक पिग और एक ह्यूमन इन्वॉल्व थे। ह्यूमन को एक साधारण सा फ्लू था और चिकन को एक बर्ड फ्लू था। अब ये दोनों फ्लूज उन दोनों को इफेक्ट नहीं कर सकते थे, पर ये दोनों फ्लूज एक पिग को इफेक्ट कर सकते थे, और ऐसा ही हुआ था उस फार्म में। जब वो चिकन और ह्यूमन उस पिग के कांटेक्ट में आए तो उन्होंने अपने वायरस इस पिग को दे दिए, और उस पिग के अंदर ये दोनों वायरस कंबाइन होकर H1N1 वायरस बन गए, यानी कि एक ज़ूनोटिक वायरस। इस ज़ूनोटिक वायरस में ह्यूमन फ्लू का पार्ट था, जिसकी वजह से ये ज़ूनोटिक वायरस ह्यूमंस को मिल सकता था। इसके अलावा उस वायरस में बर्ड फ्लू का भी पार्ट था,
जिसकी वजह से हमारी बॉडीज रिकॉग्नाइज नहीं करती थी कि ये ऐसा फ्लू है जिससे वो लड़ भी सकते हैं। इस फ्लू की वजह से करीब 5 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मर गए थे। और ऐसी ही चीज़ हुई थी सार्स के केस में और कोविड-19 के केस में। ये दोनों डिजीजेस चाइना में वेट मार्केट से आए थे, क्योंकि उन मार्केट्स में वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भेजे जाते हैं जहाँ इससे ज़ूनोटिक वायरस का बनना आसान हो जाता है। सार्स की आउटब्रेक के बाद चाइना ने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के ट्रेड को बैन कर दिया था, पर कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने इस बैन को हटा दिया था उस इंडस्ट्री की लॉबिंग की वजह से। अब कोविड-19 के बाद भी चाइना ने ऐसी मार्केट्स को बंद कर दिया है, पर सवाल ये है कि अब चाइना इस बैन को कंटिन्यू रखेगा या नहीं। इंडियन सरकार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाएं, इमीडिएट स्टेप्स लें इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और फ्यूचर में अगर ऐसी डिजीज़ वापस आए तो उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड रहे। वो केरला स्टेट गवर्नमेंट से बहुत कुछ सीख सकती है, क्योंकि केरला गवर्नमेंट 2018 में एक दूसरे वायरस से गुजर चुकी है। और इस चीज़ में आप लोग भी योगदान दे सकते हैं, फेक मैसेजेस ना फॉरवर्ड करके। योगा और आयुर्वेदा में कई लाभ हैं, पर वो हर समस्या के हल नहीं है, क्योंकि ऐसे टाइम में हमें कोविड-19 वायरस से नहीं बल्कि उस वायरस से संबंधित फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ज़्यादा खतरा हो सकता है।